धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कुछ तो बात है, जब जब अमेरिका का विदेश मंत्री इजराइल इसके दौरे पर आता है तब तब कुछ नया बवाल होता है। तो इस बार भी बहुत सारे बवाल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे मस्जिद अक्सा पर कल यहूदियों ने एक तरीके से जमकर हंगामा किया है, जबरन वहां पे घुसे हैं, इजराइल की फौज उनके साथ ही। इसके अलावा सऊदी अरब की राजधानी रियाज में भी तमाम अरब देश, मुस्लिम देश इकट्ठे हुए और उन्होंने फिलिस्तीन को लेकर कई तरह की बातें की हैं। इजराइल पर पाबंदी लगाने की बात उठाई है, हथियार पर जो है सप्लाई आपूर्ति बंद करने की उन्होंने मांग की है। इसके अलावा काहिरा में फिर से एक बार जंगबंदी की बातचीत शुरू हो गई है और अंदरूनी जो राजनीति है इजराइल की, वहां पर भी जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है नेतन्याहू के खिलाफ, और उसके खिलाफ आईसीसी का वारंट भी जारी होने वाला है। तो क्या ये संयोग है कि भाई वो तो दौरे पे आ ही रहा है, या उसी के दौरे की वजह से ये तमाम का तमाम घटनाक्रम घट रहा है? इसी के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जफरुल इस्लाम खान साहब। आप जानते ही हैं पूरे मिडिल ईस्ट पर वो अपनी पैनी रखते हैं, कई सारी किताबें भी लिख चुके हैं, दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। सीधे सवालों की शुरुआत करते हैं। सर, ये मस्जिद अक्सा पर कल जो यहूदियों ने किया और उन्होंने कहा कि उनका एक त्योहार है जो एक हफ्ते तक चलता है, उसकी वजह से वो मगरबा गेट के जरिए मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए हैं, तो क्या ये उनका त्योहार है और क्या उन्होंने किया है, और क्या इसके पीछे वो जो बलि देना चाहते हैं उसकी भी कोई सोच काम कर रही है क्या? और ये जो ईद उल फुस है, जिसको कि इंग्लिश में पास ओवर कहते हैं, ये यहूदियों का भी और जो ईसाई है उनका भी ये त्योहार है। इसमें वो कुर्बानी वगैरह करते हैं, तो ये उनकी ख्वाहिश है किसी तरह से अंदर घुसे। हालांकि खुद इनके जो चीफ रबाई, उनके सबसे बड़े इनके जो रिलीजियस दीनी रहनुमा है, उन्होंने मना कर रखा है कि तुम लोग मस्जिद अक्सा के कंपाउंड में नहीं जा सकते हो, इसलिए कि जैसे मैंने पहले ही बताया था कि वो सारे यहूदी नजिस है, और जब तक कि लाल गाय ज़बह नहीं की जाएगी, जलाई नहीं जाएगी और उसके राख से में पानी मिला करके वो यहूदियों पर नहीं डाला जाएगा, तब तक वो पाक नहीं होंगे और तब तक वो जानदार नहीं आ सकते। लेकिन वो मानते नहीं, वो सब चीजें नहीं मानते हैं। जो सियासी हैं, जैसे हमारे हिंदुत्व के लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, वो इन सब बातों को नहीं मानते। वो तो अपने मकसद है हासिल करना, तो वो कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश में नाकाम हो रहे हैं। इसलिए कि वहां पर जो है हजारों मुसलमान वहां पे हरदम वहां पे रहते हैं और हर तरफ इस ताक में रहते हैं, कोई गड़बड़ ये लोग ना कर पाए, और वो उनको रोकते हैं। उनको दिन रात 24 घंटा रहते हैं वो इसराइल के अंदर से, वेस्ट बैंक से, मस्जिद और खुद बैतुल मक़दिस से, यानी जेरूसलम से, सब लोग वहां मुस्तकिल वहां पे रहते हैं। तो ये काम हो नहीं पाएगा। अगर हो भी जाएगा तो उससे कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, इसलिए उसका कोई माने नहीं है। और वो खुद यहूदियों के यहाँ भी बेमाना चीज है और मुसलमानों के यहाँ तो खैर है ही है। और वो कोशिश आज से नहीं, बल्कि जब से उन्होंने मस्जिद अक्सा पे कब्जा किया, यानी सन 67 से, तब से ये कोशिशें जारी है। जाना, किसी जगह पे कब्जा करना, कहीं पे छोटा सा मंदिर बनाने की कोशिश करना, लेकिन उसमें अब तक वो नाकाम हुए हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी नाकाम होंगे। कल क्या हुआ, क्या जानकारी मिल पा रही है? नहीं, वो कोशिशें वही कर रहे थे, कुछ लोग अंदर घुसे भी हैं, लेकिन कोई कुर्बानी वगैरह नहीं कर पाए वो। लेकिन कुर्बानी करने का मतलब है कि पूरा एक दुम्बा जो है, दुम्बा ही करते हैं वो लोग। दुम्बा एक अंदर ले जाएंगे, तो दुम्बा ले जाना जरा काफी मुश्किल है, एक आदमी से घुस जाए, लेकिन दुम्बे को लेकर के जाना मुश्किल है, तो वो कर नहीं पाए। लेकिन कोशिश तो उन्होंने की है। फोटो कोई नजर आए, वीडियो नजर आए, इसमें ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर घुसने की, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे वो। तो ये कोशिशें करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। एक तरफ तो ये हो रहा है मस्जिद अक्सा पर कुछ यहूदियों के जरिए, जबकि उनके जो रब्बी हैं वो मना कर रहे हैं, लेकिन कुछ रब्बी ऐसे भी हैं सर जो गाजा जाना चाहते हैं, फिलिस्तीन के लोगों के लिए राहत सामग्री लेकर। वो लगातार प्रदर्शन भी पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, और जब वो राहत सामग्री ले जाने की कोशिश कर रहे थे गाजा में, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। ये कौन से रब्बी हैं सर? देखिए, वहां पर ऐसे बहुत से यहूदी खुद इसराइल के अंदर भी और बाहर भी है जो कि इसराइल को गलत समझते हैं। वो कहते हैं कि इसराइल नाजायज है। ये हमारे यहाँ अब तक, जब तक कि उनके यहाँ मसीह अभी उनका नहीं आए, मसीह जो हजरत मसीह जो है, जिसको हम मानते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, वो उसको नहीं मानते हैं। उनके नजदीक वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। तो जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये सब काम, जो इसराइल का क़याम और हुकूमत का क़याम, तब तक उनके यहाँ नाजायज है।
तो हम्म। ऐसे लोग मौजूद हैं। एक बड़ी जमात खुद बैतुल मकदिस के अंदर यानी जेरूसलम के अंदर, उसका नाम है नातुराई कारता। नातुराई कारता हम्म। वहां पे रहते हैं हजारों की तादाद में, और उनके भी अपने भी रबाई होते हैं। और एक जमाने में उनका रबाई, मैं आपके जो नाजरीन उनको याद दिला दूं, एक जमाना था जो यासिर अरफात था, तो यासिर अरफात के फॉरेन मिनिस्टर जो है एक रबाई हर्ष होते थे। रबाई हर्ष उनको फॉरेन मिनिस्टर कहा जाता था फिलिस्तीनियों का। वो खुद ही नातुराई कारता के एक तरह से बड़े लीडर, बड़े जो है एक लीडर थे उनके। और उनको यासिर अरफात का इतना एतमाद हासिल था कि उनको एक फॉरेन मिनिस्टर की तरह से उनको बाहर भेजते थे और वो नुमाइंदगी करते थे। तो वो लोग जी। काफी करीब है फलस्तीनियों से, और वो समझते हैं हम्म। कि जो कुछ हो रहा है वो गलत है। तो ऐसे लोग खुद इसराइल के अंदर भी हैं और ऐसे जी। लोग बाहर भी मौजूद हैं। ठीक है, जो सऊदी अरब में हुआ है, तमाम मुस्लिम देश जुटे हैं, तमाम अरब देश जुटे हैं और उन्होंने जो डिमांड की है कि इसराइल पर पाबंदियां लगाई जाए, उसको हथियार देने पर रोक लगाई जाए, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए ये एक ड्रामा है ये। जो जिस काम में इसराइल नाकाम हो गया है उसको ये लोग सियासी तौर से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सारी बात हो रही है, सबने दुनिया में देख लिया, इसराइल ने मान लिया, इसराइल के बड़े बड़े जनरल ने मान लिया कि हम हार चुके हैं। ये अभी उन्होंने ऐलान तो नहीं किया लेकिन हार चुके हैं। वहां से जो इसराइल की फौजें वापस आ गई हैं, हरदम धमकी देते हैं हम रफा जाएंगे, उसका कोई आसार नजर नहीं आते। तो वो हार चुके हैं वो, लेकिन इसका इकरार कैसे करें? तो अब ये हो रहा है कि किसी तरह से एक बैनुल अक़वामी एक फौज बनाई जाए। इसमें अमेरिकन भी होंगे, इसमें ब्रिटिश शायद भी होंगे, इसमें के मिस्री होंगे, सऊदी होंगे, इमाराती होंगे, ये कुछ अरब भी होंगे, जॉर्डन के लोग भी होंगे। और ये फौज वहां पे जाए और इस फौज के पीछे पीछे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी मतलब या महमूद अब्बास जो है तो वो भी आएंगे। तो एक तरह से इसराइल के लिए एक वो हो जाएगा कि भाई हमने ये बड़ा काम कर दिया, हमने हमास को नाकाम कर दिया, और देखिए हमने जो है एक नई हुकूमत वहां कायम कर दी और हमने जो है फलस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दिया। तो समझ लीजिए एक तरह से कामयाबी दिखाने के लिए तो ये उसकी साजिश हो रही है। और ये जो बात है कि इसराइल को असलहा नहीं देंगे, तो असलहा अब जंग जब हो रही थी उसमें 100 दफा तो उन्होंने असले भेजे। मान लीजिए कितने 35,000 टन जो है उन्होंने असले भेजे। ऐसे असले जो कि अमेरिका खुद इस्तेमाल नहीं करता, 2-2 हजार जो है किलो के असले जो उन्होंने मतलब बम फास्फोरस बम सर, फास्फोरस बम। फॉस्फोरस भी इंटरनेशनली बैंड है, वो कहीं आप जी। इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जी। वो कौन देता है उनको? अमेरिका देता है उनको। इसी जंग के दौरान उन्होंने उन्होंने इसराइल को कितने 56 हजार मिलियन डॉलर की मदद दी है इसी उसमें। और जब जंग शुरू हुई थी तो उन्होंने 2 बहरी बेड़े भेज दिए थे। खुद सदर बाइडेन साहब तशरीफ लाए थे। उनका उस वक्त दिमाग ये था, इसराइल जो सोच रहा था कि बस बहुत ही बड़ा तीर मार दिया है, अब तो हम फलस्तीनियों को यहाँ से निकाल देंगे, गजा से निकाल देंगे, वेस्ट बैंक से निकाल देंगे। तो बाइडेन साहब तशरीफ लाए थे दूसरे मुल्कों से यानी मिस्र से खास तरीके से और जॉर्डन से कहने के लिए कि भाई इन फलस्तीनियों को तुम ले लो ताकि ये मसला हमेशा के इसराइल खत्म हो जाए। लेकिन ये सब आज नाकाम हो गया है। तो बहरहाल एक जो है एक उनको दिखाने के लिए एक चाहिए कि लेकिन हमने इसकी एक बड़ा चीज, काम। लेकिन इसके पीछे की सोच भी तो समझनी पड़ेगी ना सर। ये अरब जो देश हैं, ये जो मुस्लिम देश हैं, ये आखिर क्यों हमास को खत्म करना चाहते हैं? क्या इनको लगता है कि हमास अगर गाजा में ये फिर से अपनी सत्ता कायम कर पाया तो इनके देशों में भी बवाल शुरू हो जाएगा? क्या इनको डर लगता है कोई? नहीं, यही तो बात ही सारी है, सारी यही बात है। जब 2012 में जब मिस्र में इखवान मुस्लिमीन अपने नाम से नहीं बल्कि उनकी दूसरी पार्टी थी, जस्टिस पार्टी क्या उसका नाम था, जिसके के सदर मुर्सी थे, जब से वो आई है तो ये लोग कांप रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं अगर इखवान आ गए, मिस्र सबसे बड़ा मुल्क है, वहां आ गए और बड़ी मेहनत करके उन्होंने बड़े पैसे खर्च करके उन्होंने उस हुकूमत को गिराया और वहां पर एक एक फौजी इनकलाब ले आए। तो उनका ये डर है कि अगर वही समझते हैं कि वही, हालांकि हमास बार बार ये कह चुका है कि हम इखवान मुस्लिमीन की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, हम जो है एक वतनी जो है यानी वो क्या कहते हैं उसको लिबरेशन मूवमेंट है, हम एक नेशनल लिबरेशन मूवमेंट है, हम अपने मुल्क की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, हम इखवान नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में यही है कि चूंकि पहले था, दुरुस्त है कि इखवान के जो लोग थे उन्होंने इसको बनाया था, तो वो ये कह रहे हैं अगर ये जीत गए तो हमारे लिए ये खतरा है, इसलिए कि ये चीज फिर दोहराई जाएगी, जॉर्डन में दोहराई जाएगी, मिस्र में उसको ताकत मिलेगी, जो लोग अभी हार गए उनको भी ताकत मिलेगी, सऊदी अरब में ताकत मिलेगी। तो ये इस लिहाज से वो लोग जो है हमास के खिलाफ है। हालांकि हमास बार बार कह रहा है
यही नहीं बल्कि आज तक कोई भी सबूत नहीं है कि हमास ने दूसरे ममालिक के जी, मामलात में कोई किसी दखल किया हो, मामलात में कोई दखल भी सबूत अंदाजी की हो। लेकिन अब कभी नहीं चीज ये किया। बताइए, जो अखवानुल मुस्लिमीन हैं, क्या ये मिस्र तक सीमित रहना चाहते हैं, या इनके एजेंडे में पूरे अरब के अंदर कुछ बवाल करना है, मतलब इनकलाब लाना है? क्या है उनके एजेंडे में? ये देखिए, इखवानुल मुस्लिमीन एक इस्लामी तहरीक है हम्म। और बुनियादी तौर से बहरहाल इस्लामी तहरीक तो है ही है, इस्लाम को लाना चाहते हैं, हम्म। लेकिन जो बुनियादी मसला अरब मुल्कों में खास तरीके से मिस्र में है कि हम्म। मगरिब का तसल्लुत है, आज से थोड़ी है। हम्म। मगरिब का तसल्लुत जो है 1882 से, जब हम्म। जब ब्रिटेन ने कब्जा किया था 1882 में, तब से जो है वो अमलन उनके तसल्लुत में है। हम्म। अंग्रेज गए तो अमेरिकन आ गए, तो वो तसल्लुत बाकी है। मतलब वहां की पॉलिसी जो थी है वो बनती है, पहले लंदन में बनती थी, अब वॉशिंगटन में बनती है। ये लोगों ठीक को है। नापसंद है, ये क्या है। हम्म। आप वहां पे जाइएगा तो आप हम्म। देखिएगा, जब मैं पढ़ता था तो वहां की हर चीज बनती थी, वहां की फैक्ट्रियां हर चीज बनाती थी, जो चीज हम्म। आपको चाहिए वहां मिलती थी आपको। खाना, कपड़ा, कार, मोटर, ये वो क्या चीज थी जो वहां नहीं बनती थी। अब हम्म। जबकि उन्होंने रास्ता पूरा खोल दिया अमेरिका के लिए, तो वहां अब कुछ भी नहीं बनता। आप जाइए हम्म। वहां पे, हर चीज वहां पे या तो अमेरिकन होगी, ब्रिटिश होगी, फ्रेंच होगी, चाइनीज होगी। हम्म। तो ये हम्म। क्या है, तो ये वो लोग इसके खिलाफ हैं, ठीक है। वो चाहते लेकिन हैं। सवाल तो अब सवाल आप तो ये यही है ना देखिए सर, कि सवाल तो यही है कि अखवानुल मुस्लिमीन मिस्र तक रुकेगा, या अखवानुल मुस्लिमीन पूरे अरब में फैल जाएगा? तो ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, अखवानुल मुस्लिमीन तो एक सोच है, एक फिक्र है। अखवान हम्म। मुस्लिमीन खुद नहीं आएगा, खुद थोड़ी आएगा दूसरे मुल्कों में, वहां के लोग करेंगे, वहां के लोग भी सोचेंगे। मतलब वो जो हम्म। चीज है, वो जॉर्डन में भी लोग सोचेंगे भाई हमको अपने आप को आजाद करना चाहिए, वो यमन में भी सोचेंगे। है भी, यमन में हुआ भी ऐसा है। वही वही चीज जो है सूडान में होगी, वही चीज सऊदी अरब में होगी, हर जगह होगी कि लोग जी। कहेंगे भाई हम क्यों गुलाम है, हम किस लिए हम्म। गुलाम है, हम तो खुद भी कर सकते हैं, हमारे मार्केट हम्म। में चीजें हमारी अपनी बनी हुई है, अपने हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, जो भाई ममालिक हैं, उनकी बनी हुई ठीक है। चीजें क्यों नहीं लाते हैं। हम जो हम्म। है हर चीज तो वहां से ले आते हैं, अमेरिका से ले आते हैं। तो सोच भी मतलब ये है कि कोई पॉलिसी होती है वो भी अमेरिका में बनती है और बन जी। करके पैकेट में चली आती है कि भाई इसको 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 नाफिज करो। तो ठीक है। लोग इसके खिलाफ हैं बुनियादी तौर हम्म। जो बातचीत शुरू हुई है, और वो तब हुई है जबकि अमेरिका का विदेश मंत्री आने वाला है, और बाइडेन ने कल ही नेतन्याहू से बात की है, काहिरा में, और फिर से बातचीत शुरू हुई है। क्या आपको लगता है जंगबंदी होगी? देखिए, इस वक्त अमेरिका जो है वो इसराइल से ये कह रहा है कि देखो तुम रफा न मत जाओ, इसलिए कि बड़ी बदनामी हो रही है। इसलिए जो इसराइल करता है वो सीधे सीधे लोग इसको मानते हैं, खुद अमेरिकी लोग मानते हैं कि ये अमेरिका करा रहा है, सीधे हम्म। सीधे मानते हैं। इसलिए कि सारा पैसा, सारा हम्म। असलहा और सारी हम्म। ताईद अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर कौन वीटो इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। तो जो जी। कुछ इसराइल करता है वो एक तरह से इनका होता है। तो वो कह रहा है कि रफा मत जाओ, वहां पे 1.5 मिलियन, मतलब तकरीबन 15 लाख लोग जो है छोटे छोटे टैंकों उसमें टेंटों में, खेमों में रह रहे हैं। अगर तुम्हारे टैंक वहां जाएंगे तो वहां तो पूरा एक एक यानी मजबा बन जाएगा, एक एक वहां पे कत्ल खाना बन जाएगा पूरा। लोग जो है अभी जो मरे 33,000 जो अभी मरे हैं, ये तो कुछ नहीं है। 33 मान ली कितने लाख मरेंगे अभी अगर वो जी। इसराइल तो उससे कह रहे हैं कि मत करो। और उनको ये डंडी दिखा रहे हैं कि देखो कि तुम नहीं करोगे तो हम सऊदी अरब से तुम्हारी सुलह करा देंगे और सऊदी अरब तुमको मान लेगा। अभी सीधी सीधी जो बात अभी वहां पे हो रही है वो यही है कि हम सऊदी अरब से तुम्हारी सुलह करा देंगे, तुम्हारा फायदा ही फायदा है, और तुम्हारे यहाँ पैसे आने लगेंगे, और उसके बाद तुम्हारे लिए और सब रास्ते खुल जाएंगे। दूसरे ममालिक जो है, अरब ममालिक, वो इस्लामी ममालिक है, वो सब तुमको मान लेंगे अभी उनको। लेकिन नेतन्याहू के समझ में ऐसा लगता है कि समझ में ये नहीं आ रहा है। उस पर तो इंतकाम जो है इतना ज्यादा उस पर सवार है उसके ऊपर कि किसी तरह से अपनी जो बेइज्जती हो गई है उसकी, इसराइल की बेइज्जती हो गई, इसराइली फौज की बेइज्जती हो गई है, उसका हम्म। बदला ले। और उसका बदला वो मजीद खून, हालांकि इस वक्त सारी दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है पूरा। जी। बल्कि इतनी खतरनाक बात हुई है जो कि दुनिया में बहुत ही कम होती है, वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अब ये फैसला कर लिया है। अंदर से खबरें 4-5 दिन से आ रही हैं कि जी। नेतन्याहू और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर गैलेंट, और उनके जो आर्मी चीफ है मिस्टर हालेवी, जनरल हालेवी जो है, इनके खिलाफ जो है अरेस्ट वारंट जो निकलना जो है
बहुत ही खतरनाक है। भाई इसराइल के अंदर रहेंगे तो नहीं गिरफ्तार किए जाएंगे, अमेरिका में रहेंगे तो गिरफ्तार नहीं करेगा, बरतानिया में रहेंगे तो नहीं गिरफ्तार करेगा, ये ठीक है। लेकिन दुनिया में तो 200 मुल्क हैं, अगर ये कहीं भी जाएंगे तो वहां पर गिरफ्तार करके इनको हवाले कर सकते हैं इंटरनेशनल कोर्ट के, जहां पे उनको जिस तरह से इससे पहले यानी जो बोस्निया में जो मालदीव्स वाले क्या नाम था उनका, इन लोगों की जो मुहाकमे हुए थे, रुवांडा के जो जो लोग थे उनके मुहाकमे हुए थे और जेल भेजा गया, तो ये बहुत ही बड़ी, मतलब इससे बड़ी जिल्लत ऐसा नहीं हो वारंट तो सकती पुतिन के खिलाफ भी जारी है सियासत। ना सर, लेकिन पुतिन को कहां गिरफ्तार किया गया? ऐसा वारंट तो पुतिन के खिलाफ भी जारी है। नहीं नहीं, पुतिन को गिरफ्तार अपने मुल्क में तो नहीं किया जाएगा, वो कैसे करने देगा? पुतिन ऐसे मुल्कों में अब कभी नहीं जाएगा जहां पे गिरफ्तार हो सकता है। यही होता है इसराइल के अंदर भी, आज से नहीं, इसराइल के अंदर 10-15 साल से प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में एक डिपार्टमेंट खुला हुआ है इसी का। इसलिए कि एक चीज है जो बता दूं आपको, एक चीज है, कहते हैं ह्यूमन राइट्स जो है यूनिवर्सल जुरिडिक्शन है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन कहीं होता है हिंदुस्तान में, बर्मा में, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में, कहीं भी, तो इसके खिलाफ जो है कुछ मुल्क इसको यूनिवर्सल जुरिडिक्शन बोलते हैं। मतलब ये है कि दुनिया में कहीं भी आप इसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। मतलब बरतानिया जैसे है वहां पे दायर कर सकते हैं, आप जो है स्पेन में दायर कर सकते हैं। बहुत से ममालिक इस तरह के हैं जो कि यूनिवर्सल जुरिडिक्शन मानते हैं। तो ऐसे मुल्कों के अंदर अगर वो जाएगा तो उसको पकड़ लिया जाएगा उसको। लेकिन अब पुतिन नहीं जाएगा, पुतिन अब ऐसे मुल्कों में नहीं जाएगा जो भी इस तरह के होते हैं। वो सिर्फ ऐसे मुल्कों में, या चाइना जाएगा, वो मानता ही नहीं इसको है, या ऐसे मुल्कों में जाएगा वो जहां पर के, या तुर्की जाएगा, तुर्की भी इसको नहीं मानता है इसको। सऊदी अरब भी तो जा ऐसे रहे हैं। मुल्कों, सऊदी अरब भी नहीं करेगा, वो पहले भी बात भी कर लेंगे ना वो जाने से पहले कि भाई सब ठीक ठाक है ना, कहीं हाँ ठीक है, जिले के आप हुकूमत का है गिरफ्तार। अब यहाँ ये बताइए, जो एंटोनी ब्लिंकन आ रहे हैं और इनके आने से पहले नेतन्याहू ने जो बात की है, लगता है कुछ होगा, या जैसे कि हमेशा ब्लिंकन आते हैं और उसके बाद नेतन्याहू या इजरायली फौज और ज्यादा दरिंदगी दिखाने लग जाती है, क्या होगा? नहीं देखिए, अगर आप गौर करें तो दरिंदगी जो है बहुत कम हो गई जब से ये इंटरनेशनल वारंट वाली बात शुरू हुई है, गिरफ्तारी वाली बात शुरू हुई है, तकरीबन एक हफ्ते से चल रही है। तब इसराइल की जो है, इसराइल में कभी हो रही है, उनको डर रहे हैं, बार बार मीटिंग हो रही है, ये नेतन्याहू और दूसरे जो बड़े बड़े इनके जो एडवाइजर हैं उनकी मीटिंग हो रही है, क्या करें क्या नहीं करें। अब ये कहा जा रहा है कि अमेरिका से बात करेंगे, बरतानिया से बात करेंगे, फ्रांस से बात करेंगे, हमको बचा लो हमको। तो तब से ये कम हो गया है। अभी जो हो रहा है वहां पर ऐसा नहीं कि बंद हुआ है, लेकिन वो बहुत कम हो गया है। और हालांकि वो अब भी बोल रहा है कि हम रफा पे अपने अपने फौजी भेजेंगे, लेकिन मुझे ही लगता है, बहरहाल मैं तो बहरहाल इंसान हूँ और मैं मुस्तकबिल नहीं जानता, लेकिन मैं नजूमी नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो रफा नहीं भेजेंगे, इसलिए कि इंटरनेशनल जो वारंट की बात हो रही है बहुत ही खतरनाक है और ये बहुत ही बड़ी बेइज्जती भी है। गिरफ्तार तो बाद में होते हैं, उससे पहले बड़ी बेइज्जती इसराइल के लिए भी, नेतन्याहू के लिए भी, और पूरा वही सिस्टम जिसका नुमाइंदा है सबके लिए बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में वो अभी रफा नहीं भेजे। ठीक। ब्लिंकन और नेतन्याहू की जो मुलाकात होगी उसके बाद जब चीजें सामने आएंगी तब उस पर बात करेंगे। बाइडन ने जो फोन किया उसको लेकर भी बहुत सारी स्थिति तभी साफ हो पाएगी। लेकिन जिस तरीके के धरने प्रदर्शन सर इजराइल में चल रहे हैं, लोग सड़कों पर आ गए हैं क्योंकि हमास ने पहले एक बंधक का वीडियो जारी किया, फिर 2 बंधक के वीडियो जारी कर दिए, और जिस तरीके के स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हुआ अमेरिका में और वो फैल गया पूरे यूरोप में, क्या उसका भी कोई दबाव हो रहा है? दबाव तो होगा ही, इसलिए कि इसराइल में जो है 2 तरह के दबाव हो रहे हैं। जो मुजाहरे हो रहे हैं 2 तरह के हो रहे हैं। तो वो है जो कि वो लोग जो कि बंधक हैं, जो भी नाम आप दीजिए, आप जो है जो वहां पे पकड़े गए, हमास ने पकड़ा, इन्होंने उससे बहुत ज्यादा पकड़ा। हमास ने तो कितने 150 कितने लोग पकड़े हुए हैं, और जंग शुरू होने के बाद इन्होंने कोई 8,000 से ज्यादा लोग वेस्ट बैंक से पकड़े हैं और तकरीबन इतनी ही गद्दा से पकड़े हैं। मतलब आज कोई 15-16 हजार लोग इन्होंने पकड़े हुए हैं, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। लेकिन 135 इनके जो हैं, जो गजा में, उसकी बात हो रही है। तो 2 तरह के मुजाहरे इसराइल में हो रहे हैं। एक मुजाहरा वो है जो कि इनके रिश्तेदार कर रहे हैं कि भाई उनको ले आओ, किसी तरह से ले आओ और उनसे सुलह कर लो, उनसे जो है कोई भी जो है जंगबंदी कर लो तो ताकि लोग आ जाए। ये तो एक मुजाहरा ये है। दूसरा मुजाहरा अलग है। दूसरा मुजाहरा ये कह रहा है कि नेतन्याहू नाकाम हो चुका है, बिल्कुल नाकाम है,
और ये लोग इसराइल को जो है अंधे कुएं में ले जा रहे हैं, नाकाम हो चुका है। इसलिए इसराइल उसको कह रहे हैं कि तुम जाओ, तुम्हारे नहीं, अब नया इलेक्शन होगा, नए लोग आएंगे तभी। तो दो तरह के मुजाहरे इसराइल में हो रहे हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों का मकसद अलग है। और तीसरी बात आपने जो की अमेरिका में, और अमेरिका नहीं, अमेरिका के अलावा भी कल मैंने जो है एक वीडियो देखा जिसमें कि जर्मनी का शहर है हैम्बर्ग, बड़ा शहर है, उसके अंदर जो मुजाहरा हो रहा है, आप समझ लें कि समुंदर है, समुंदर था, समुंदर जो है, लोग मालूम नहीं कितने लाख लोग जो है ना सड़क के ऊपर खड़े हुए। और ये चीज अमेरिका में आज जो है, बल्कि कल तक जो अमेरिका में 44 यूनिवर्सिटियों के अंदर मुजाहरे हो रहे थे, कई दिनों से मुजाहरे हो रहे थे। 24 घंटे वो लोग वहां पे टेंट वेंट लगा के वहां बैठ गए हैं, और वहां की हुकूमत, वहां की पुलिस जो है उनके खिलाफ एक्शन ले रही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। और ये बात बहुत अहम है कि अमेरिका में जो है ह्यूमन राइट्स का कोई भी अगर वायलेशन पुलिस करती है, गवर्नमेंट करती है, FBI करती है, CBI कोई भी करता है वहां पे, तो उसके खिलाफ वो और भड़कता है, बिल्कुल। और ये भड़का भी उसी वक्त जबकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर या उसको प्रेसिडेंट कहते हैं वहां पे, उसने वो एक असल में वो एक इजिप्शियन लेडी है जो कि अमेरिकन हो चुकी है। उसने ये बेवकूफी की कि उसने जब वहां पे देखा कि लोग मुजाहरे कर रहे हैं तो पुलिस को बुला लिया, और पुलिस तो पुलिस ही होती है, मार धाड़ पकड़ और ये वो करना। लेकिन पुलिस को बुलाने से पहले सर उसने क्या किया कि जो छात्र थे पहले उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया ताकि ये दिखा सके कि छात्र ही नहीं है, और फिर उनको गिरफ्तार करवा दिया। वो गलत है ना, वो तो उनको वापस लेना पड़ेगा। बहुत जगह उसने दूसरी यूनिवर्सिटियों में भी हुआ कि उनको रेस्ट्रिकेट किया है, उनको गिरफ्तार कराया है, उनको जो हॉस्टल है यूनिवर्सिटी का उससे निकाल दिया है, सब बहुत कुछ, बस बहुत सब काम हो रहे हैं। तो इससे वहां पर आग सिर्फ फैलती है, वो हिंदुस्तान नहीं है वहां पर। तो अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप करेंगे तो आम आदमी भी खड़ा हो जाएगा। इसलिए उनके यहाँ बहुत ही शुरू से ये है कि हमारे जो इंडिविजुअल राइट्स हैं उस पर कुछ भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उनका बहुत ही पुराना है। तो ये चीज वहां पर मान लेते हैं वो प्रदर्शन बहुत बड़े पैमाने पे चल रहे हैं, अमेरिका पे भी दबाव है, इजराइल के अंदर भी दबाव है, इससे हमास को क्या कोई फायदा जंगबंदी में होता हुआ नजर आ रहा है आपको? नहीं, इस वक्त जो हालत है वो तकरीबन इसराइल ने तकरीबन हर चीज मान ली है, सिवाय एक चीज के। इसराइल जो है लंबी जंगबंदी भी करने को तैयार है, इनके बंधक को वापस जो फलस्तीनी है इनको देने को भी तैयार है, सब चीज तैयार है। लेकिन वो ये तैयार नहीं है कि जंगबंदी हमेशा के लिए हो जाए, सिर्फ एक बात पर है। मतलब उसका ये उसका ये ख्याल है कि 2-3 महीने 4 महीने के बाद हम फिर अटैक कर देंगे। तो फलस्तीनी कहे हम इसके लिए तैयार नहीं है, जंगबंदी होगी तो मुस्तकिल होगी, गारंटर होगा, गारंटर उसके जो है रूस भी होगा, चाइना भी होगा, अमेरिका होगा, फ्रांस होगा, बरतानिया होगा, मिस्र होगा, जॉर्डन होगा। ये लोग गारंटी देंगे कि इसराइल जो कह रहा है उस पर अमल होगा, ताकि ये नहीं हो कल वो कर दे। तो अभी जो मामला अटका हुआ है, अभी तक आज सुबह तक जो हमने देखा है अटका हुआ इसी बात पर कि इसराइल इस पर राजी नहीं है कि जंगबंदी मुस्तकिल हो जाए, और बाकी सब शर्तें उन्होंने मान ली है। तो इसको भी मानेंगे, देखिएगा आप इसको कह रहे हैं कि वो शर्तें मान ली, आप कह रहे हैं उन्होंने शर्तें मान ली, लेकिन बेनी गैंट्स और जो उनका मंत्री है स्मोट्रिच वो तो विरोध कर रहे हैं कि किसी तरह की जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। नहीं, स्मोट्रिच तो समझ लीजिए वो वहां पर जो है एकदम पागल समझा जाता है इसराइल के अंदर, उसको कोई वो नहीं है। लेकिन बहरहाल एक पार्टी का नुमाइंदा है, और वो एक ऐसी हुकूमत है जो कि कोलिशन हुकूमत है, और बहुत ही छोटे से जो है उसको जो बहुमत है बहुत मामूली है। अगर एक भी पार्टी निकलती है तो वो गवर्नमेंट गिर जाएगी, इसलिए उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन आज वो समुद्री साहब जो हैं वो आज तक वहां पर एक समझ लीजिए एक मजाक बन गए वहां पर। उनको सब लोग उनके साथ जो है लतीफे जो है बयान करते हैं कि ये बेवकूफ आदमी है, गधा आदमी है, इसको हटाओ, इसको ये इस लायक नहीं है कि मंत्री बन सके। तो उसकी बात को आप अहमियत मत दीजिए इसको। अगर वहां पर कोई समझदार आदमी है, नेतन्याहू समझदार है, बदमाश जरूर है लेकिन वो समझदार आदमी है। उसके अलावा वहां पर जो बहुत से इंटेलिजेंस के लोग हैं, एक दो इंटेलिजेंस नहीं बल्कि आर्मी का इंटेलिजेंस है, दूसरा जो सिविल जिसको के क्या बोलते हैं, और मुसाद है, बहुत से 4-5 हैं, वो सब मिल करके ये सब फैसले करते हैं। और उन सब की राय यह है कि हमको जंगबंदी अब कर लेना चाहिए, इसलिए कि अब जो है गजा में कामयाबी का कोई सवाल नहीं पैदा होता, हम नाकाम हो चुके हैं।
एक खबर ये छपी है सर, ज्यादा जगह तो मिल नहीं पाई, एक ही जगह मैं पढ़ पाया उस खबर को, कि मोसाद के कुछ अधिकारी रियाज पहुंचे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, जब ये बात होती है ना, ये जो सीज फायर की, ये जंगबंदी की बात होती है, तो मोसाद का जो चीफ होता है वो हमेशा उसमें होता है, चाहे वो नहीं पेरिस में हो रही हो, चाहे कायरो नहीं, में हो वो तो रही हो। काहिरा जाते हैं ना सर, काहिरा। मैं रियाज की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब की राजधानी की। नहीं तो क्यों नहीं जाएंगे? जब वहां ये बात हो रही तो वो भी जाएंगे उसमें, हम्म। कोई मना थोड़ी करता है वो भाई। जब ये बात हो रही है तो ये जिस जगह पे वहां उनको बुलाया जाएगा, और सऊदी अरब चूंकि इसमें बहुत आगे आगे है, इसमें पीछे नहीं है, वो बहुत ऐलान नहीं अच्छा। करता, लेकिन इसके पीछे पीछे उसका है। तो वो जहां भी इस तरह की बात होती है, पेरिस में हुई वहां पे था, काहिरा में हुई वहां पे था, जॉर्डन में हुई वहां पे था, कतर में हुई वहां पे था। अब रियाद में जो है वहां पे होना कोई नामुमकिन बात नहीं है, और अंदर अंदर ताल्लुकात तो उनके मौजूद ही हैं। बल्कि यहाँ हम्म। तक भी पिछले साल खबर आई थी कि नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सलमान जो इनकी मुलाकात हुई है, ये बात हुई थी, फोटो भी आया था उसका। हालांकि हम्म। सऊदी अरब को बड़ा नापसंद हुआ था कि क्यों कर दिया, क्यों इस बातों का हम चाहते नहीं थे। तो अंदर हम्म। अंदर ताल्लुकात चल रहे हैं। तो ये जो सऊदी अरब है, जो मीटिंग में तो बैठ नहीं रहा, लेकिन पर्दे के पीछे से सबसे बड़ा रोल वही अदा कर रहा है। देखिए, वो जैसे मैंने भी समझाया था कि दरअसलिकत जो है, सऊदी अरब तो सबसे बड़ा मुल्क उस इलाके में है, मतलब मिस्र के हम्म। बाद है, लेकिन अभी चूंकि पेट्रोल का बड़ा पैसा है इसलिए उसकी अहमियत ज्यादा है। तो हम्म। इनको बहुत खतरा है इनको कि हमास अगर जीत गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा हमारा, और हम्म। ये हो सकता है कि हमारी जो गद्दी चली जाए, हमारा जो तख्त है हम्म। हेलो। हेलो। तो ये हेलो। बात जो, हाँ, ये बात वाजे है कि ये हम्म। लोग हमास की शिकस्त चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ ज्यादा बोलते नहीं है, पीछे पीछे काम करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि फ्रंट पे नहीं बोलते हैं, लेकिन पीछे पीछे काम करते हैं और बेनकाब भी हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे मौलाना रात को जाके आरएसएस से मिलते हैं, कहते भी होंगे कि हमारे बारे में बताना मत, लेकिन आरएसएस खुद ही उनको बेनकाब करके नंगा कर देती है। वैसे इन लोगों का हाल है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेहरबानी।